चैप्टर का नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये हमारे क्लास 11 के प्रथम चैप्टर का नाम है। ठीक है, क्या है केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्या है, अगर वो लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं इम्पोर्टेंस, तो इस तरह से लिख सकते हैं केमिस्ट्री हैज डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन आवर लाइफ। केमिस्ट्री हैज डायरेक्ट इम्पैक्ट कि ये हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी होते हैं, है ना, हमारे दैनिक जीवन में डायरेक्ट अपना प्रभाव छोड़ते हैं। बाद आता है मैटर कोई भी वैसी चीज, ठीक है, कोई भी वैसी चीज जो कुछ स्थान घेरती हो, ठीक है, जिनका कुछ द्रव्यमान हो, जिसका कुछ आयतन हो, वो सभी क्या कहलाएंगे? मैटर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? मैटर्स कहलाएंगे। अगर इसका डिफिनीशन लिखना है तो क्या लिख सकते हैं? एनीथिंग which has mass, volume and occupied space is called मैटर। ठीक है, मैटर किसको कहेंगे? एनीथिंग विच हैज मास, वॉल्यूम एंड ऑक्युपाइड स्पेस इज कॉल्ड मैटर। इसके कहने का मतलब ये हुआ कि वो सभी पदार्थ, वे सभी चीजें, ठीक है, वे सभी चीजें जिनमें कुछ द्रव्यमान हो, ठीक है, जिनमें कुछ आयतन हो। द्रव्यमान कहने का मतलब कि वजन हो, आयतन कहने का मतलब कि जिसमें हम कुछ रख सके, ठीक है। जो ऑक्युपाइड स्पेस कहने का मतलब जो कुछ स्थान घेरती हो, ठीक है, जो कुछ स्थान घेरती हो, वो सभी क्या कहलाएंगे? मैटर कहलाएंगे। तो ये सभी बेसिक सी चीजें हैं, हम लोग इसको पहले भी पढ़े हैं, है ना, 9th 10th में पढ़े हैं। पदार्थ क्या होता है, मैटर क्या होते हैं। तो सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा बता दिया जाता है कि एनीथिंग विच हैज मास, वॉल्यूम एंड ऑक्युपाइड स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल हम इसमें लिख सकते हैं बोर्ड, ये बोर्ड है, ये मैटर है, ठीक है। पेन क्या है? मैटर है, ठीक है। बुक्स क्या है? मैटर है। जो भी चीज़ हमको दिखाई देती है, ठीक है, जो भी चीज़ें हमको दिखाई देती है, जो कुछ स्थान घेरती है, जिसमें आयतन है, द्रव्यमान है, वो सभी क्या कहलाएंगे? मैटर कहलाएंगे। एक क्वेश्चन है, क्या हवा जो है वो पदार्थ है कि नहीं, मैटर है कि नहीं है? बताओ, बोलो, है कि नहीं है? हवा, एयर जो है, एयर इज अ मैटर और नॉट? है, बिल्कुल सही जवाब है कि एयर जो है, हवा जो है, वो मैटर है, ठीक है, पदार्थ है। कैसे है? पदार्थ की परिभाषा क्या है? मैटर की डिफिनीशन क्या है? कि एनीथिंग विच हैज मास, वॉल्यूम एंड ऑक्युपाइड स्पेस इज कॉल्ड मैटर। क्या एयर जो है, हवा जो है, क्या वो जगह नहीं लेती है? हमारे आसपास सराउंडिंग में यहाँ हवा है, यहाँ हवा है, हर जगह क्या है? हवा है। उसके पास मास है, वॉल्यूम है ना। तो ये सभी, एयर भी क्या होंगे? हवा भी पदार्थ है, ठीक है, हवा भी क्या है? पदार्थ है। इसमें लिख सकते हैं ETC। अब अगर मान लो कि हम अपने आसपास दैनिक जीवन अगर पदार्थ को परिभाषित करते हैं, मैटर को परिभाषित करते हैं, तो उसमें कहते हैं कि एनीथिंग विच हैज ऑक्युपाइड स्पेस, जिसमें मास हो, जिसमें वॉल्यूम हो, और जो कुछ स्थान घेरती हो, उसको क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे। क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे। तो इन सभी चीज़ों में, ये सभी चीज़ें जो मैटर दिखाई दे रही है, वो कितने प्रकार की हो सकती है? अगर बांटने का प्रयास करें और देखने का प्रयास करें, अपने आसपास की चीज़ों को देखने का प्रयास करें, तो किस तरह से मैटर दिखाई देंगे? सबसे पहली चीज़ किस तरह से दिखाई देंगे? कि एक बोर्ड दिखाई दे रहा है, ठीक है, एक बोर्ड दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा? Yes. दे रहा है। दीवार है पीछे, वो दिखाई दे रहा है, ठीक है।
उसके बाद अगर हम मान लो कि पानी ला के रख दे, है ना, पानी ला के रख दे तो एक द्रव रूपी पदार्थ दिखाई दे रहा है, द्रव है वो। यहाँ पर हवा है तो क्या है, गैस है। इसके अलावा और कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है। लेकिन फिर भी पदार्थ क्लासिफाइड जब होते हैं, मैटर जब क्लासिफाइड होते हैं तो उनके क्लासिफिकेशन में आते हैं, जैसे एलिमेंट्स हो गए, है ना, एलिमेंट्स हो गए, कंपाउंड्स हो गए, मिक्सचर हो गए। तो ये सभी को बारी बारी से देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसको क्लासिफाइड कैसे किया गया है, मैटर को क्लासिफाइड कैसे किया गया है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में पढ़ते हैं तो इस तरह से कह सकते हैं कि मैटर को क्लासिफाइड किया गया या बांटा गया या वर्गीकृत किया गया दो तरीकों से, है ना, दो पार्ट में। तो लिखेंगे इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ये दो भागों में इसको विभाजित किया गया। पहला भाग जो इसमें आया था, पहला भाग जो हुआ उसको हम बोलेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन, और दूसरा भाग जो होगा वो क्या होगा, केमिकल क्लासिफिकेशन। क्या होगा, केमिकल क्लासिफिकेशन होगा। ठीक है, पहला भाग जो होगा वो क्या होगा, फिजिकल क्लासिफिकेशन, और दूसरा जो होगा वो केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले इनमें हम फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। सबसे पहले फिजिकल क्लासिफिकेशन को हम अगर देखते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन, तो इसमें कह सकते हैं कि इन फिजिकल स्टेट मैटर कैन एग्जिस्ट इन थ्री पार्ट। ठीक है, इन थ्री स्टेट्स, इन मैटर कैन एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट। पदार्थ जो होते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन में तीन तरह से एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तीन प्रकार से। सबसे पहला प्रकार उसमें आएगा सॉलिड। क्या आएगा, सॉलिड आएगा। दूसरा नंबर लिक्विड आएगा। नंबर थर्ड क्या आएगा, गैस आएगा। कोई दिक्कत है, कोई गैस आएगा। तो तीन स्टेट में हो गया, पहले सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैस हो गया। अब तीनों के कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, कैरेक्टर की बात करते हैं, किस तरह से होंगे। तो पहली चीज़ कि ये जो कोई भी पदार्थ होता है, पदार्थ यहाँ पर पढ़ रहे थे, तो कोई भी पदार्थ जो होता है वो क्या होता है, पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं, पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जैसे छोटे छोटे कण से, इस प्रकार से छोटे छोटे कण से मिलकर बने होते हैं। ये बोर्ड हो गया, छोटे छोटे कण से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, कोई भी पदार्थ जो होता है उस कणों से ही बना होता है। ठीक है, तो कण जो होते हैं सॉलिड में जो इनके पार्टिकल्स होते हैं, कण बोल रहे हैं हिंदी में या पार्टिकल्स बोल रहे, क्या होते हैं, एक दूसरे से काफी सटे हुए होते हैं। क्योंकि इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रही होती है, इन दोनों के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स लग रही होती है, वो क्या होता है, काफी मजबूत होता है, जिसके कारण ये एक दूसरे से काफी सटे हुए रहते हैं, जिसके कारण इसमें क्या होता है, डेफिनिट शेप होता है और डेफिनिट वॉल्यूम होते हैं। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक में लिख सकते हैं कि इट हैज definite shape and definite volume, है ना, डेफिनेट वॉल्यूम। किसी भी चीज़ को देख लो, अगर मान लो कि यहाँ पर हम इस बोर्ड को ही एक ठोस रूप पदार्थ के रूप में देख रहे हैं। ठीक है, इस बोर्ड को ही ठोस रूप पदार्थ में देख रहे हैं, तो इसमें यहाँ पर देख सकते हैं क्या है कि इसका जो शेप है, ये जो बनाया गया है, ये डेफिनेट है। अगर मान लो कि ये खुद से बदलेगा, खुद से ये मुड़ सकता है, नहीं मुड़ सकता। इसके कहने का मतलब है कि इसका जो शेप है वो पहले से क्या है, निश्चित है ना, पहले से निश्चित है। वॉल्यूम इसका निश्चित है। ठीक है, ये जो ऑक्युपाइड कर रहा है स्पेस, इस एटमॉस्फेयर में जो जगह ये ले रहा है, वो उतना ही जगह लेगा, जहाँ भी जाएगा उतना ही जगह लेगा। इसलिए इसको बोलेंगे कि इसके पास जो है डेफिनेट शेप है और डेफिनेट वॉल्यूम। ठीक है,
लिक्विड जो होते हैं, लिक्विड ये क्या होता है, तो ये भी पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं। पार्टिकल्स इस तरह से इनके कणों के बीच में जो इंट्रा अट्रैक्शन फोर्स होता है ना, इनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, ये अट्रैक्शन फोर्स इसके अपेक्षा में क्या होता है, काफ़ी कमज़ोर होता है। क्या होता है, काफ़ी कमज़ोर होता है। और जब कमज़ोर होंगे तो क्या होंगे, थोड़ा सा ढीला ढाला रूप से होंगे। ठीक है, थोड़ा सा ढीला ढाला रूप से होंगे। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि जैसे कि मान लो कि पानी को देख लो, पानी लिक्विड है ना, पानी लिक्विड है। उसमें क्या देख सकते हैं कि अगर मान लो कि एक गिलास में पानी रखते हैं, एक गिलास में पानी रखते हैं, इस तरह से एक गिलास में पानी रखा हुआ है, इस तरह से यहाँ तक गिलास में पानी भरे हुए हैं। और इस गिलास के पानी को हम एक कटोरे में रख देते हैं। ठीक है, एक कटोरे में रख देते हैं। ठीक है, तो पहले से इस गिलास में जो पानी रखा हुआ था वो गिलास के आकार का था। पानी किस तरह के आकार का था, गिलास के आकार का। गिलास को हम फ्रस्टम देख सकते हैं, फ्रस्टम के रूप में देख सकते हैं। उसके बाद पानी जैसे ही कटोरे में गया, क्या हो गया, कटोरे के आकार का हो गया, है ना, कटोरे के आकार का हो गया। तो क्या बदल गया, इसका शेप बदल गया, शेप बदल गया। लेकिन पानी यहाँ पर मान लो कि आधा किलो था, तो इसमें क्या 2.5 किलो हो जाएगा, आधा किलो रह जाएगा, है ना, तो आधा किलो रह गया। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि वॉल्यूम जो है, इसका वॉल्यूम जो है वो क्या है, डिफिनिट। वॉल्यूम क्या है, डिफिनिट है। लेकिन आकार चेंज हो गया, तो इनडिफिनिट शेप, है ना, इनडिफिनिट शेप बट विथ डिफिनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि डिफिनिट शेप होंगे, सॉरी डिफिनिट वॉल्यूम होंगे, लेकिन डिफिनिट शेप नहीं होगा। कहने का मतलब इनडिफिनिट शेप होगा। ठीक है, इनडिफिनिट शेप होगा। गैस पर आते हैं, गैस पर, तो गैस को देख लो, गैस यहाँ पर है ना, गैस यहाँ पर है। अगर हम उसको एक बोतल के अंदर रखें, एक बोतल के अंदर रखें, ठीक है, एक बोतल जैसे कि सिलेंडर को देख लेते हैं, एलपीजी को, है ना, वो एक गैस है। उसमें क्या है कि जब तक वो एक सिलेंडर के अंदर है, एक सिलेंडर के अंदर है, उसकी वॉल्यूम और शेप क्या है, वही है। शेप और वॉल्यूम उसी सिलेंडर के आकार का है। वॉल्यूम क्या है, तो वॉल्यूम क्या है कि उसमें जितना सिलेंडर में रखा हुआ है वही उसका क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। लेकिन जैसे ही उसको हम बाहर निकालते हैं, गैस रूप में यूज करते हैं, जैसे जलाने के लिए उसको यूज करते हैं, तो जलाने के लिए यूज करते हैं, या फिर उसको किसी और तरीके से बाहर निकाला जाए, हवा में निकाला जाए, तो क्या वो सिलेंडर के रूप में बाहर निकलते हैं, नहीं। तो उसमें क्या हुआ, आकार यहाँ भी क्या है, इनडिफिनिट है। आकार क्या है, इनडिफिनिट है। यहाँ पर बोल सकते हैं इनडिफिनिट शेप, इनडिफिनिट शेप एंड इसका वॉल्यूम भी क्या होता है, इनडिफिनिट होता है। ठीक है, तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में मैटर जो होते हैं 3 तरह से एग्जिस्ट करते हैं। पहला सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये नॉर्मल सी बात है, बेसिक सी बात है, पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। दूसरे नंबर पार्ट की बात की जाए, केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, पोजीशन पर आधारित होता है। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन इज बेस्ड ऑन द कंपोजिशन। ठीक है, कंपोजिशन लिख सकते हैं इसको, केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन is based on the chemical classification is based on the composition, based on the composition। हल्ला नहीं करो, composition। ठीक है, तो केमिकल क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द कंपोजिशन। कंपोजिशन कहने से मतलब हुआ कि कौन चीज़ कितने चीज़ों से मिलकर बनी हुई है ना। जैसे कि मान लो कि इसको अगर डिवाइड किया जाए, इसके बारे में अगर बताया जाए कि इसमें कितने पार्ट्स आएंगे, तो केमिकल क्लासिफिकेशन इट हैज
डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इसको भी हम 2 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, बांट सकते हैं 2 भागों में केमिकल क्लासिफिकेशन को भी। इनमें सबसे पहला जो नाम आएगा वो क्या होगा? प्योर सब्सटेंस। क्या होंगे? प्योर सब्सटेंस। प्योर कहने से मतलब क्या होगा कि शुद्ध रूप से, है ना, शुद्ध रूप से जो किसी एक चीज से मिलकर बना हुआ हो, जो किसी एक चीज से मिलकर बना हुआ हो, उसको क्या बोलेंगे? प्योर सब्सटेंस। डिफाइन कैसे कर सकते हैं? इट इज defined as single substance। सिंगल सब्सटेंस कहने का मतलब हुआ कि सिंगल सब्सटेंस कहने से मतलब हुआ कि किसी एक प्रकार के ही मॉलिक्यूल, किसी एक प्रकार के ही पार्टिकल से मिलकर क्या होते हैं? बने होते हैं प्योर सब्सटेंस। इनमें भी 2 प्रकार के होते हैं, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार जो होता है इसका एलिमेंट होता है, ठीक है। पहला प्रकार क्या होता है? एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स। और इसका दूसरा जो प्रकार होता है वो क्या होता है? कंपाउंड। क्या होते हैं? कंपाउंड। पढ़े हैं ये सभी चीज़ें, 9th में पढ़े हैं, 10th में भी पढ़े होंगे शायद। तो एलिमेंट्स होते हैं तत्व, इसी को बोला जाता है, ठीक है। कंपाउंड्स हो गए यहाँ पर, इसको यौगिक बोला जाता है ना। हिंदी वाले आराम से पढ़ सकते हैं। तो एलिमेंट्स हो गए और दूसरा क्या हो गया? कंपाउंड्स हो गया। इट कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 एटम, ठीक है। जो किसी एक प्रकार के ही परमाणु से, जो किसी एक प्रकार के एटम से ही मिलकर बना हो, उसको क्या बोलेंगे? एलिमेंट बोलेंगे, ठीक है। लिख सकते हैं इसको, दे contain only one type of atom, ठीक है। they contain only one type of atom। जो किसी एक प्रकार के परमाणु या एटम से मिलकर बने उसको क्या बोलेंगे? एलिमेंट बोलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं? एग्जाम्पल में लिख सकते हैं फॉर सोडियम। संकेत में क्या बोलते हैं इसको? Na बोलते हैं। इसकी परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर कितनी होती है? 11 होती है, ठीक है। और भी लिख सकते हैं, एल्युमिनियम लिख सकते हैं, पोटेशियम लिख सकते हैं, हाइड्रोजन लिख सकते हैं। जो भी चीज़ें हैं वो सारे क्या होते हैं? तत्व है, ठीक है, तत्व। अगर टोटल एलिमेंट्स की बात किया जाए, तो कितने हैं? 118। टोटल एलिमेंट्स की बात किया जाए तो ये है 118 है, ठीक है। तो ये सभी जो होंगे सोडियम होंगे, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरॉन, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना। ये सभी क्या होंगे? एलिमेंट्स होंगे। और इन सभी में एक ही चीज़ देखने को मिलेगी कि ये सभी एक ही प्रकार के परमाणु, अपने पास एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं, ठीक है। ये जो होते हैं कंपाउंड्स क्या होते हैं? ये लिख सकते हैं 2 और atoms, 2 or more atoms combine to give molecule of compound, ठीक है। 2 या 2 से ज़्यादा परमाणु, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा परमाणु एक साथ कंबाइन करेंगे तो क्या दे सकते हैं? एक कंपाउंड का मॉलिक्यूल दे सकते हैं। इससे कंपाउंड का मॉलिक्यूल बन सकता है। इससे सीधी सी बात समझेंगे कि 2 प्रकार के, ठीक है, 2 प्रकार के यदि 2 प्रकार के एलिमेंट्स एक साथ जुड़ रहे हो, है ना, एक साथ रिएक्ट कर रहे हो, एक साथ अभिक्रिया कर रहे हो एक निश्चित अनुपात में, तो वहाँ पर इसको क्या बोलेंगे? उससे जो पदार्थ बनेगा उसको क्या बोलेंगे? कंपाउंड बोलेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में हमको लिखना है तो क्या लिख सकते हैं? N2 लिख सकते हैं नाइट्रोजन को, है ना। N2 जैसे ही लग गया तो इसमें 2 नाइट्रोजन होंगे, दूसरा हो गया ऑक्सीजन हो गया, O2 हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन हो गया, H2 हो गए, इसमें लिख सकते हैं और ETC एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये हो गए कंपाउंड्स। ये क्या होते हैं? कंपाउंड्स में क्या होता है कि 2 तरह से होते हैं, ठीक है। कंपाउंड्स के भी 2 प्रकार होते हैं। it has also 2 parts। इनमें सबसे पहले पार्ट्स जो होते हैं तो क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस और इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोल सकते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड।
इनऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे समझेंगे कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड वे होते हैं जो नॉन लिविंग सब्सटेंस से प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है, विच हैज गेन्ड या ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग सब्सटेंस, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलेंगे। जो भी चीज़ें जो निर्जीव पदार्थों से हमें प्राप्त होते हो उसको क्या बोलेंगे, इनऑर्गेनिक प्राप्त होते हो उसको क्या बोलेंगे, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बोलेंगे, ठीक है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इसका दूसरा नंबर होगा, इसमें लिख सकते हैं कि इट इज obtained from नॉन लिविंग सब्सटेंस, ठीक है, नीचे का नहीं आ रहा, ऊपर लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो था क्या था, इनऑर्गेनिक कंपाउंड समझ रहे थे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो अभी तुरंत बताए कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसको बोलेंगे, जो पदार्थ जो प्राप्त किए जाते हैं किस चीज़ से, नॉन लिविंग सब्सटेंस से, निर्जीव पदार्थ से, है ना। इट इज obtained from the non-living substance नॉन लिविंग बोलते हैं निर्जीव पदार्थ को, समझ में आए बात। जो निर्जीव पदार्थों से नॉन लिविंग सब्सटेंस हमको जो चीज़ें प्राप्त होती है उसको क्या बोलेंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। दूसरा नंबर में होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ये क्या होता है, तो ये जो सजीव चीज़ों से मिलती है, ठीक है, सजीव चीज़ों का होता है, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लिविंग सब्सटेंस, ठीक है, लिविंग सोर्सेस, लिविंग सब्सटेंस, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लिविंग सब्सटेंस, लिविंग सब्सटेंस उसको क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। थोड़ा सा शुरू से देखते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन को, कि केमिकल क्लासिफिकेशन किए कैसे हम लोग, थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजिंग हो रहा है। केमिकल क्लासिफिकेशन देखो, तो इसको सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, सबसे पहले बोला था कि ये दो प्रकार से होंगे, ठीक है, सबसे पहले बोला था कि ये दो प्रकार से होंगे। पहली चीज़ होंगे प्योर सब्सटेंस, ये बताया गया था, है ना। प्योर सब्सटेंस के अंदर दो आएंगे, कौन कौन, एलिमेंट एंड कंपाउंड, एलिमेंट और कंपाउंड, ठीक है। एलिमेंट और कंपाउंड को अच्छे से पढ़े हम लोग। कंपाउंड में भी दो आएंगे, कौन कौन, इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड, फिर कहते हैं आता इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। जो भी पढ़ाया गया केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर अभी तक यही पढ़े, प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट और कंपाउंड्स पढ़े। उसके बाद प्योर सब्सटेंस के अंदर ही आएंगे, और कंपाउंड्स जो हो गए इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो गए और ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गए, ठीक है। इसके दूसरे वाले पार्ट की बात की जाए, यहाँ पर ये फर्स्ट था, और इसका दूसरा वाला क्लासिफाइड किया जाए तो इसको क्या कहेंगे, मिक्सचर, क्या पढ़ेंगे, मिक्सचर, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ two or more atoms, two or more elements and compounds in any proportion,
एनी प्रोपोर्शन, ठीक है, उसको मिक्सचर बोलेंगे। मिक्सचर भी कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के। मिक्सचर कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के। पहला होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है, पहला, ये भी 2 प्रकार के होंगे। पहला होमोजेनियस मिक्सचर और दूसरा हेट्रोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। तो होमोजेनियस मिक्सचर करने से क्या मतलब हो गया कि वैसे मिक्सचर जिसमें यूनिफॉर्म डिकम्पोजिशन, ठीक है, यूनिफॉर्म डिकम्पोजिशन हो, मतलब कि एक तरह से मिले हुए हो। जैसे कि मान लो कि चीनी को पानी में मिला दो, तो इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म डिकम्पोजिशन, ठीक है, यूनिफॉर्म डिकम्पोजिशन। हेट्रोजेनियस मिक्सचर जो होता है वो क्या होता है? इट डज नॉट यूनिफॉर्म कंपोजिशन, मतलब ये जैसे कि बालू में क्या करो, नमक मिला दो, है ना, बालू में नमक मिला दो तो उसको क्या बोलेंगे? हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो ये पूरा मैटर था, ठीक है, ये पूरा मैटर था, पदार्थ इसी को कहते हैं, मैटर्स का पूरा ये बता दिया गया। उसको थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में देखते हैं, शॉर्ट रूप में देखें कि क्या क्या पढ़े हम मैटर के बारे में। तो इसको एक बार शुरू से देख लेते हैं। सबसे पहले पढ़े थे मैटर, इसकी परिभाषा भी लिखे थे हम लोग, है ना। तो सबसे पहले हो गया मैटर। मैटर क्या करते हैं? 2 भागों में इसको विभाजित किया गया। मैटर को 2 भागों में बांट सकते हैं, 2 तरीकों से बांट सकते हैं, ऐसे बोले 2 तरीकों से बांट सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका जो है वो क्या है? फिजिकल क्लासिफिकेशन। क्या है? फिजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। और दूसरा जो तरीका है वो क्या है? केमिकल क्लासिफिकेशन। इन फिजिकल क्लासिफिकेशन में जो है मैटर 3 तरह से एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, मैटर 3 तरह से एग्जिस्ट करते हैं। कौन कौन? पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैस। दूसरा कौन हो जाएगा? गैस हो जाएगा। इसके बाद ये क्लासिफाई नहीं करते। केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या होंगे? ये 2 तरीके से, पहला प्योर सब्सटेंस के रूप में, और ये मिक्सचर के रूप में, ठीक है, ये मिक्सचर के रूप में। प्योर सब्सटेंस में कितने भागों में बटेंगे? 2 भागों में, ठीक है, एलिमेंट और कंपाउंड्स में कितने भागों में बढ़ जाते थे? 2 भागों में, इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। मिक्सचर कितने भागों में बढ़ जाते थे? 2 भागों में, होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनस मिक्सचर। तो ये पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर है, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर है। इसको पूरा हम लोग देख लिए, है ना। इसके अगले क्लास में इसके अगले टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, ठीक है, लॉ क्या होते हैं इन सब चीज़ों के, वो सब को आगे पढ़ेंगे, ठीक है।